आदाब, ये है ज़रा हटके। मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं मुबशिर ज़ैदी। मुनीर न्याज़ी ने एक शेर कहा था, आज लगता है कि वो मिडल ईस्ट के बारे में कहा था कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। बिल्कुल। इसराइल ने आज फिर शाम में मुबैना ईरानी ठिकानों पे हमले किए हैं। जवाब इसराइली फ़ौज ने इसका ये पेश किया है कि पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स ने मकबूजा गोलान की इसराइली पोजीशनों पे पहले 20 रॉकेट दागे। जवाब में शाम में फैले हुए ईरानी असलहा डिपुओं, रसद के मराकज़ और इंटेलिजेंस मराकज़ पे मीज़ाइल दागे गए। ईरान ने इन हमलों की ना तस्दीक की है, अब तक ना तरदीद की है। गुज़िश्ता रोज़ इसराइल ने दमिश्क के मज़ाफ़ात में एक ईरानी फ़ौजी अड्डे को मिसाइल से निशाना बनाया था। मंगल को इसराइल के सलामती के वज़ीर योवाल स्टेंटेंस ने कहा था कि अगर शाम ने इसराइल पे ईरानी हमले की इजाज़त दी तो फिर बशार अल असद हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा। इससे पिछले हफ्ते आपको याद होगा कि बेनियामीन नेतन्याहू ने बहुत ही खुफिया दस्तावेज़ात तकरीबन 50,000 जो उन्होंने बकौल उनके ईरानी मराकज़ से चुराई थी, उनसे वो साबित किया जो ऑलरेडी दुनिया को पता था कि यानी ईरान 2005 तक एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद उसने कोशिशें तर्क कर दी, लेकिन हमें शक है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो अब सिलसिला नया एक शुरू हुआ है, शाम में खाना जंगी तकरीबन डाई डाउन हो गई है, ख़त्म हो गई है। उसके बाद ये जो नया सिलसिला शुरू हुआ है, इसका पहला बिगल आपको पता है कि भाई ट्रंप ने बजाया था जब उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि ईरान से जो जौहरी माहिदा हुआ है वो इंतहाई नाक़िस तरीन और बदतरीन है और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम इस माहिदे से निकल रहे हैं और मज़ीद इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगा रहे हैं। अच्छा, इस पे ज़ाहिर है कि पिछली ओबामा इंतज़ामिया ने दस्तखत किए थे। 4 बड़ी वीटो पावर्स ने बतौर ज़मानती जर्मनी और यूरोपीय यूनियन ने दस्तखत किए थे। और ये जो ट्रंप ने ऐलान किया है, इस इक़दाम की ईरान से माहिदे में शामिल तमाम ताकतों ने, यूरोपीय यूनियन ने, ऑस्ट्रेलिया, जापान और तुर्की जैसे अमरीकी इत्तेहादियों ने और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मिल के मज़म्मत की है। और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो ये कह रही है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चक्कर है, इसलिए कि ईरान जो है बहरहाल इस माहिदे पे अब तक अमल कर रहा है। और जिसने मुआहिदा किया था साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा, उन्होंने भी कहा है कि यार भाई ये इतनी मुश्किल से एक मुआहिदा हुआ है। आम तौर से साबिक अमरीकी सुदूर हमारे सुदूर से मुख्तलिफ होते हैं। जब वो एक दफ़ा ओहदे से चले जाते हैं तो भूल जाते हैं, उनका कोई बयान आपने देखा नहीं होगा। लेकिन भाई ट्रंप ने मजबूर कर दिया। एक तो साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा जॉन कैरी, जिन्होंने इस माहिदे पर दस्तखत की थी अमेरिका की तरफ से, उन्होंने कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है जबकि माहिदा अच्छा भला जारी है। जैसा कि आपने कहा, ओबामा ने कहा कि ट्रंप ने ये फ़ैसला गुमराह कुन मफरूज़ात की बुनियाद पे किया है। हालांकि ये माहिदा अमेरिका के मफाद में है। इससे ना सिर्फ ईरानी जौहरी प्रोग्राम पे रोक लगी है, बल्कि ये माहिदा साबित करता है कि सफारतकारी से भी बहुत कुछ हासिल हो सकता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ओबामा ने उठाया, उन्होंने कहा कि इस वक्त ट्रंप इंतज़ामिया शुमाली कोरिया से जौहरी हथियारों का जो रोक है उसके लिए माहिदा करना चाह रही है। कुछ दिनों बाद शायद ट्रंप की 12 जून को मुलाकात भी होने वाली हो गई है शुमाली कोरिया। तो बकौल ओबामा साहब की इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जो माहिदा शुमाली कोरिया से करना चाह रही है वो तकरीबन वही है जो ईरान के साथ अमेरिका ने किया था। लेकिन ये अजीब बात है कि एक मुल्क से इसी मॉडल पे नया माहिदा करने की कोशिश की जा रही है और जिससे ऑलरेडी माहिदा हो चुका है उसे कहा जा रहा है साहब ये नामुनसिफाना है। वो जाहिर है उन्होंने नहीं किया था ना, वो तो ओबामा ने किया था। अब वो मुझे वो पुरानी एक कहानी याद आ जाती है, वो भेड़िए और भेड़ के बच्चे वाली, जो वो पानी पी रहा था चश्मे के ऊपर कि तुम मेरा पानी गदला क्यों कर रहे हो, है ना। बहाना चाहिए। अच्छा, सिवाय इसराइल, सऊदी अरब, बहरैन और मुत्तहिदा अरब अमारात के सब ने
ट्रंप का जो ईरान से माहदे से निकलने का फ़ैसला है उसकी मुखालफत की है, तनकीद की है और इक़्तिसादी पाबंदियों की ईरान के ख़िलाफ़ हिमायत की है। सऊदी अरब ने बिलखुसूस इसकी राह हमवार करने के लिए बहुत मेहनत की, बल्कि मैं समझता हूँ कि इसराइल से बहुत ज़्यादा मेहनत की, इसलिए कि उन्होंने गुज़िश्ता बरस जब भाई ट्रंप आए थे तो $100 बिलियन से ज़ायद बिल्कुल असलहा ख़रीदने के माहदे की एक स्वीटनर के तौर पे। फिर बाद में ये भी धमकी दी कि भाई अगर ईरान ने एटमी हथियार बनाए तो वो हमारी मजबूरी है, हम भी बनाएंगे। अच्छा, इसमें मज़ेदार बात ये नहीं है कि इसराइल और ईरान के दरमियान झड़पें होती हैं, जंग होती है या नहीं है। इससे ज़्यादा एक और इंटरेस्टिंग बात है, मैं आज पढ़ रहा था अल जज़ीरा पे मरवान अल बशारा जो आपके पसंदीदा एनालिस्ट हैं, उनका मज़मून पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि भाई अगर ट्रंप साहब ये समझ रहे हैं कि ये जो नई इक़्तिसादी पाबंदियाँ हैं ईरान के ख़िलाफ़, इससे ईरान आइसोलेट हो जाएगा, तो उससे पहले अमेरिका आइसोलेट हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि इन पाबंदियों के नतीजे में जितनी भी गैर मुल्की कंपनियां ईरान के साथ तिजारत करेंगी वो अमेरिका के साथ तिजारत नहीं कर पाएंगी। तो किस किस मुल्क की कंपनियां मुतासिर होंगी? चीन और रूस की तो होंगी, बरतानिया की, फ्रांस की, यूरोपीय यूनियन के दीगर ममालिक की, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, जो ट्रंप के दोस्त हैं। और तो और मतलब हमारे भी जो साबिक वज़ीर ख़ारजा है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने भी कहा है कि जी हम भी कर सकेंगे कोई उनके साथ थोड़ी बहुत तिजारत। घोड़े को नाल लग रहे थे तो मेंढकी में नहीं भी अपना पाँव आगे कर दिया। तो अच्छा, उसके अलावा दूसरा नुकसान ये होगा कि फ़र्ज़ करें उन्होंने कहा जी ये मायदा है जाए, हम इसकी परवाह नहीं है, तो अब ईरान अगर ये एटीट्यूड दिखाता है कि ठीक है भाई साहब हमें भी परवाह नहीं है, हम दोबारा अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खोल रहे हैं, तो उसके बाद चीज़ें एस्केलेट करेंगी या नहीं होगी। इसराइल को जल्दी क्यों है, वो क्यों एस्केलेट करना चाह रहा है? आपको शायद याद हो कि 2 दिन पहले लबनान में जनरल इलेक्शन हुए। अच्छा, लबनान इसराइल और शाम के साथ है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे। लबनान हिजबुल्लाह का गढ़ है, तो नताइज के हिसाब से जो इसराइल मुखालिफ हिजबुल्लाह, शिया अमल मलेशिया और उनकी जो क्रिश्चियन इत्तेहादी है फ्री पैट्रियोटिक मूवमेंट, बिल्कुल उसने पार्लियामेंट की 128 में से 67 नशिस्तें जीत ली हैं। आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म तो सुन्नी ही बनेगा, हो सकता है रफ़ीकुल हरैरी साहब दोबारा बन जाए, लेकिन अब जो वीटो पावर है वो प्रो ईरान, प्रो रशिया, प्रो सीरियन अलायंस के पास आ गई है। अब ये इसराइल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है कि हर तरफ से उसे जो है वो ईरान उसे घेरता हुआ रिपोर्ट पढ़ भी रहा था कि लेबनान में खासी जो है तशवीश है कि क्या ये जंग फैल कर उधर जाएगी कि नहीं जाएगी। हाँ, तो ये जो है एक बड़ी दिलचस्प सिचुएशन मौजूद है। ऐसा नहीं है कि अमरीकी फ़ौजें जो हैं कल कला उतर जाएंगी ईरान में, या ये इस तरह की टफ वॉर चलती रहेगी, लेकिन इसका बिल कौन भरेगा? कौन? अपने मोहम्मद बिन सलमान। वो तो जाहिर है सर, वो तो 1990 का पूरा बिल बिल्कुल सऊदी अरब ने भरा, आपके भाई ने। 2003 में जो इराक पे इन्वेजन हुआ उसका आधा बिल किसने भरा? आपके भाई ने। तो अब अमेरिका एक बार फिर बतौर मर्सनरी अगर आता है इनके ख्वाब पूरे करने के लिए, तो बिल कौन भरेगा? आपका भाई बहरैन और फलाना। ये सही बात। तो बड़ी इंटरेस्टिंग दूसरा जो मारवान बशारा ने एक बड़ी ज़बरदस्त पैरेलल ड्रॉ किया, उसने कहा कि अमरीकी सदूर जब से ये हुआ था 1967 के इसराइल के जब गोलान हाइट्स पे भी कब्ज़ा किया था और सारा कुछ, वो उसके बाद से हर अमरीकी सदर ने अपना अपना एक डॉक्ट्राइन पेश किया, मगर जो वो ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो डॉक्ट्राइन है वो जिमी कार्टर के जो 1980 का डॉक्ट्राइन है वो उससे बहुत मैच करता है, क्योंकि जिमी कार्टर ने ये कहा था कि खलीज फारस में अगर कोई भी आकर के कोई हमारे इत्तेहादियों पर हमला करता है तो उसे अमेरिका पर हमला तस्वुर किया जाएगा। तो बेसिकली वो कह रहा है हमला करेगा तो तस्वुर किया जाएगा ना, वही ना, लेकिन वो टुश तो होगी ना। हाँ, तो उसे कह रहे हैं ना नहर के उस तरफ खड़े हुए गालियाँ वालियाँ दे रहे हैं ताकि वो इश्तिहार में आए कुछ हो। तो ये हम बहुत करते रहे हैं गाँव में इस तरह की चीज़ें। 12 तो यहाँ वक्फा ले लेते हैं और उसके बाद हम कुछ
देसी मौज़ूआत जो हमारे आपके और बाकी दीगर चैनलों के मरगूब मौज़ूआत हैं चले जा रहे हैं, उनकी तरफ हम आएंगे। समझ तो आप गए होंगे। एक वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। कौमी एहतसाब ब्यूरो और हुक्मरान मुस्लिम लीग नून खसूसन साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान हुक्मरान मुस्लिम लीग नून की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज फिर नैब पर बरसे, क्योंकि नैब ने एक लूज़ बॉल तो बहरहाल करा दी है कि जब उन्होंने नोटिस दिया कि जनाब बताएं कि 4.9 अरब डॉलर आपने कैसे भारत मुंतकिल किए। उसके बाद जब ये वाज़े हो गया कि वो जो ख़बर थी या वो जिसकी बुनियाद थी वहीं से ही तरदीदें आनी शुरू हो गई, तो आज हमारे जो है शेर वाले मुस्लिम लीग नून के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नवाज शरीफ साहब खुल के बरसे। सुनिए पहले उन्होंने क्या कहा। किसी भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी पर इस तरह के बेबुनियाद, घटिया और मुज़क्क़ाखेज़ इल्ज़ामात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एहतसाब के नाम पर कायम होने वाला इदारा मेरे ख़िलाफ़ झूठे और मन घड़त इल्ज़ामात का मोर्चा बन चुका है। किसी तरह की इब्तदाई तहकीक व तफ्तीश के बग़ैर एक गुमनाम से अखबारी कॉलम को बुनियाद बनाकर चेयरमैन के नाम के साथ प्रेस रिलीज़ जारी होना किरदार कुशी और मीडिया ट्रायल की इंतहाई मकरूह मिसाल है। उन्हें रात के लम्हात में ऐसा प्रेस रिलीज़ देने की इमरजेंसी क्यों महसूस हुई? उन पर लाजम है कि वो अगले 24 घंटों में अपने शवाहिद सामने लाएं, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मैं मुतालबा करता हूँ कि वो कौम से खुलेआम माफ़ी मांगे। इस खुले तासुब का मुजाहरा करने के बाद वो इस मनसब पर कायम रहने का जवाज़ खो चुके हैं, लिहाजा फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं। अच्छा, ये ज़ाहिर है बहुत ही गर्म किस्म का रिएक्शन था। ये बताइए, इन्होंने कहा है कि 24 घंटे में माफ़ी मांगे और ये करें। अगर ये नहीं करते रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल, ठीक है, तो क्या उनके खिलाफ डिफेमेशन का केस ये कर सकते हैं मियाँ साहब? ये मेरा नहीं ख्याल। नहीं, मतलब वैसे मैं लीगल उससे पूछ रहा हूँ। नहीं, कोई इस तरह का हो नहीं सकता। क्यों डिफेमेशन का? क्योंकि एक बहरहाल नैब की जानिब से कहा जा रहा है कि हमने कोई खिलाफ कानून काम नहीं किया। हमने तो कहा कि नहीं, वो तो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें कि ये चीज़ मीडिया और एडिटोरियल भी लिखे जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है एक चीज़ जो 2 साल पहले बिल्कुल ख़त्म हो गई थी दोबारा ज़िंदा हो गई और उसको डायरेक्ट चार्ज के तौर पे मियाँ साहब पे हुआ। तो क्या मियाँ ये साहब ये प्ली ले सकते हैं कि साहब ये मेरे जो है वो जो है जो भी है हमला है, इतने ऊंचे केस चल रहे हैं वहाँ डेफेमेशन किधर सर? मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं क्या ये हो सकता है? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, हो नहीं सकता। अच्छा, अब इसके जवाब में जाहिर है कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब जो हैं चेयरमैन नैब, उन्होंने आज पेशावर में किसी का नाम नहीं लिया। हाँ, तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने मियाँ साहब के लिए कुछ कहा है। तो बगैर नाम लिए उन्होंने कुछ जर्नल बातें की। उन्होंने कहा कि नुक्ताचीनी के बावजूद नैब करप्शन केसेस की छानबीन के लिए साबित कदम रहेगा। ठीक है, नैब जो कर रहा है मुल्क व कौम के लिए कर रहा है। नैब को किसी तशहीर या तारीफ की ज़रूरत नहीं। अगर कोई नैब की तौहीन या उस पर नुक्ताचीनी करता है तो भले करता रहे, कानून की। किसी से करप्शन के बारे में पूछना कोई जुर्म तो नहीं है। नैब किसी से खौफजदा नहीं। मुक़द्दस गायों के दिन ख़त्म हो गए। अब इन्होंने यहाँ इस्तेमाल किया था लफ्ज़ अनटचेबल्स, जिसका मैंने तर्जुमा किया मुक़द्दस गाय, इसलिए कि अनटचेबल एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल टर्म है। ये गांधी जी ने हरिजनों के लिए इस्तेमाल की थी, अछूत जो थे ना उनके लिए। तो मुझे यहाँ अनटचेबल थोड़ा सा अजीब सा लगा, तो मैंने कहा कि मुक़द्दस गायों के दिन ख़त्म हो गए। ये खैर चलें भारत। तो आइंदा अगर इसमें मोहतात रहा जाए कि स्पेसिफिक पॉलिटिकल टर्म है अनटचेबल जो है।
कोई कानून से बालातर नहीं, इस बारे में किसी को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। पिछले 6 महीने में जितने भी लोग तलब किए गए उन्हें पहले चाय पिलाई गई, फिर इंतहाई एहतराम से पूछा गया कि जनाब आपको बतौर अमानत जो कौमी ख़जाना सौंपा गया था वो कहाँ खर्च हुआ, है ना। अच्छा, इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो काबिल एतराज़ हो, ज़ाहिर है कि यही होना चाहिए। एक चीज़ बड़ी मज़े की है, अगर वो उन्होंने कहा कि जी कि नैब का इलेक्शन से कतई कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये अच्छा किया उन्होंने। हाँ, उन्होंने वजाहत कर दी और उन्होंने कहा मगर बदउनवान अनासिर के खिलाफ इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद कार्रवाई जारी रहेगी। ठीक है, हाँ, इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, अब मसला ये है कि ये जस्टिस साहब ने जो कहा मैं 100% यकीन रखता हूँ ऐसा ही होना चाहिए, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बिला इम्तियाज़ जो है सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो इस पे मैं सोच रहा था कि पिछले 2 दिन में जो कंट्रोवर्सी उठी है 4.9 बिलियन डॉलर ट्रांसफ़र की, उस पर भी जावेद इकबाल साहब कुछ फरमाएंगे पेशावर में अपनी बातचीत के दौरान, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि वो उसका तस्करा करना भूल गए, उसकी भी वजाहत कर दे। एग्जैक्टली, थोड़ा सा मुझे लगता है कि लूज़ बॉल देखें, आपको याद होगा साबिक सदर आसिफ जरदारी और शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो केस था, वो अपनी तरफ से नैब ने बहुत वाटर टाइट बनाया था, वो स्विट्ज़रलैंड में और हार और सब कुछ वो तैयार हो गए थे। एक वजह से वो केस फ्लिप हो गया और वो वजह एक ऑडियो टेप थी जो कि शहबाज शरीफ साहब और जस्टिस क़य्यूम की बातचीत की। हाँ, तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इस तरह की लूज़ बॉल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको बुनियाद बना करके वो अदालत में ये प्ली ले सकते हैं कि ये बायस हैं और वो मसाला तेज़ कर रहे हैं। ऐसे कि जब आपके ख़िलाफ़ प्रॉपर एक केस चल रहे हैं नैब में, जिसमें फ्लैट्स भी शामिल हैं, आपकी स्टील मिल भी शामिल है, आपके असासे भी शामिल हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, तो इस तरह की ख़बर अगर आप लेकर के आएंगे ना, कोई भी हल्की जिसके अंदर मतलब बहुत लूज़ वो होगे, तो जाहिर है नवाज़ शरीफ साहब को और उनकी जमात को एक मौका चाहिए कि वो वहाँ से करके और निकल जाएं। हाँ। और कहें कि ये देखें जी हम तो पहले ही कह रहे थे। अच्छा, तो अब इसका तोड़ यही हो सकता था जो कि जस्टिस साहब ने आज शायद नहीं किया, कि ये जो स्पेसिफिक मामला पिछले 48 घंटे से उछल रहा है, इसमें अपना प्रेस रिलीज तो ठीक है उनका आ गया, वो बड़ा लूज सा था, लेकिन जब आप और बातें कर रहे हैं कि जी हम खौफज़दा नहीं हैं और कोई मुक़द्दस गाय नहीं है और एक्स है, वाई है, जी है, बहुत अच्छी बात है, तो ये जो गर्मा गर्म आलू 48 घंटे से घूम रहा है, इस पे भी आप कहते कि जी क्या पस मंज़र था कि जिसकी वजह से हमसे कुछ हो गया, ये हो गया। अच्छा, इससे एक बड़ापन और इससे इंटेग्रिटी जाहिर होती है, और अगर आप इस पे चुप रहेंगे, हाँ, तो चुप रहने का मतलब नवाज शरीफ जैसे जो लोग हैं वो ये लेंगे कि अच्छा ये तो इसका मतलब है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, आप कोई डिफेंड करने के काबिल नहीं रहेंगे, तो इससे ना सिर्फ अपनी बल्कि इदारे की साख भी दाव पे लगा। और जो नैरेटिव है ना कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, उस चीज़ को फिर वो जो है ना तक़वियत मिलेगी, और वोटर जो है जो ऑलरेडी थोड़ा सा वो हुआ है, गुस्से में है, या आप उसे जो भी कह लें, वो और ज़्यादा इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करके उसको कहा जा सकता है कि जरा ये देखिए। तवक्को रखें कि इज़्ज़त माब जावेद इकबाल साहब कल या परसों इस बारे में भी स्पेसिफिकली मौक़िफ़ पेश करेंगे कि क्या सरकमस्टांसेस थे कि जिसमें ये जो इल्ज़ाम है इसको इतनी जल्दी टेकअप किया गया, और फिर फॉलो अप क्या है। मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा, लेकिन अगर ज़रा सी भी समझ बूझ हो तो वो सिर्फ ये कह सकते हैं कि भाई जिस भी ऑफिसर ने ये दिया था, बनाया था, उससे वज़ाहत तलब की जा रही है, तलब की जाए। ये कह देना बहुत आउटलैंडिश है कि भाई आप इस्तीफा दे दें और 24 घंटे में दे दें, ये तो एक सियासी वो डिमांड है, लेकिन कुछ अगर कर देंगे तो नैब की साख जो है वो बरकरार रह सकेगी। हाँ ठीक है, और फ़िलहाल तो वक्फा बरकरार रहेगा, वक्फा ले लें। वेलकम बैक। वक्फे से पहले मुबशिर ज़ैदी ने मियां नवाज़ शरीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका एक टोटा दिखाया था, जिसमें वो गरज बरस रहे थे नैब के चेयरमैन ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं या जो छानबीन का हुक्म दिया है।
इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि कुछ ताकतें मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली पे दबाव डाल रही हैं कि या तो वो आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ें या फिर PTI में शमूलियत इख्तियार कर लें, और ये दबाव नैब नहीं कोई और डाल रहा है, मगर मज़ाहमत करने वाले अरकान असम्बली को नैब से डराया भी जा रहा है। और उसके बाद फिर उन्होंने खलाई मखलूक का जिक्र किया। सुनिए। खलाई मखलूक नज़र नहीं आती, तो लिहाजा जो खलाई मखलूक है, जो असल खलाई मखलूक है वो है 70 सालों से है। अब उसका मुकाबला जो है वो ज़मीनी मखलूक से जो है वो इंशाल्लाह होने वाला है, और ज़मीनी मखलूक अल्लाह के फजल करम से खलाई मखलूक को शिकस्त देगी। पता नहीं ज़मीनी मखलूक शिकस्त देगी खलाई मखलूक को या नहीं, लेकिन आज की खबर ये है कि मुस्लिम लीग नून के 6 अरकान कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के 2 अरकान ने वफादारियाँ तब्दील की हैं। बलूचिस्तान से आपको याद होगा पिछले दिनों मुस्लिम लीग नून छोड़ने वाले 4 MNAs थे, जाम कमाल खान, दोस्तेन डोमकी, खालिद मक्सी और फैसल जॉर्ज। उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी BAP। अच्छा, इसमें हैं तो सारे एलीट्स डिसाइड करता है तो फिर हाँ बच्चों को हैं तो सारे एलीट्स इस पार्टी में, लेकिन नाम अवामी पार्टी है। हाँ। भारत जाम कमाल के बारे में ये भी शुनीद है कि अगले वजीर आला के उम्मीदवार वही हैं। अच्छा, आज ही ये जो जिन्होंने इधर से उधर जंप लगाई है उनमें पंजाब से मुस्लिम लीग नून के 2 MNA खानेवाल से रज़ा हयात हिराज और गुजरांवाला से राना उमर नज़ीर, और पंजाब असम्बली की मुस्लिम लीग नून की रुकन अब्दुल रज़ाक खान नियाजी और राहिला याहिया, उन्होंने PTI में शमूलियत का ऐलान किया है। ठीक है, 2 रोज़ पहले जनूबी पंजाब के जो 8 MNAs थे जनूबी पंजाब बहास के, है ना, उन्होंने भी PTI में शमूलियत का ऐलान किया था। इस बारे में नवाज शरीफ साहब ने आज कहा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जनूबी पंजाब से मुस्लिम लीगी MNAs को ज़बरदस्ती PTI में भेजा गया। अब कैसे भेजा गया ये ज़ाहिर है उन्होंने वजाहत नहीं की। साथ साथ अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती भेजा गया, दूसरी तरफ मरीम नवाज़ और मियाँ साहब ये भी कह रहे हैं कि जिन लोटों ने अपनी वफादारियाँ तब्दील की हैं, अवाम उन्हें मज़ा चखा देंगे और आइंदा इंतखाबात में उन्हें इबरतनाक शिकस्त देगी। तो एक तरफ तो लोटों के साथ ये चीज़ भी है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जो है ज़बरदस्ती। असल में आपको याद होगा शहबाज शरीफ ने जब इनिशियली ये खबर आई थी तो शहबाज शरीफ ने कहा भाईजान पहले मैं ज़रा तरले करके देख लेता हूँ। हाँ। कि अगर तरले कामयाब हो गए तो ठीक है, जब तरले कामयाब नहीं हुए तो ऑब्वियसली फिर जाहिर है फिर तो झाड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये जो जनूबी पंजाब वाले हैं 8 MNAs, इन्होंने इसी यकीन दहानी पे तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की कि इमरान खान बरसर इक़्तिदार आने के बाद 100 दिन के अंदर जनूबी पंजाब को एक नया सूबा बना देंगे। अच्छा, मैं चूँकि ख़ुद जनूबी पंजाब से हूँ, लिहाजा बहुत अच्छी खबर है, मुझे भी अच्छा लगा यार, अब तक ये काम नहीं हुआ, 70 साल में चलो हो गया। लेकिन वही आप वाली बात कि मगर कैसे, अगर आइन पढ़ें जी, जो कि आई एम श्योर खान साहब ने भी पढ़ा होगा या इन 8 MNAs ने भी पढ़ा होगा, उसकी शराइत आप देखें क्या है नया सूबा बनने की। जो मौजूदा पंजाब असम्बली है उसकी 2/3 अक्सरियत ये फैसला करे, करारदाद मंजूर करे कि हाँ हम जनूबी पंजाब का सूबा चाहते हैं, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद पार्लियामेंट में सेनेट अलग इजलास में 2/3 अक्सरियत में और कौमी असम्बली अलग इजलास में 2/3 अक्सरियत के साथ आइनी तरमीम का फैसला करे, तब कहीं जाके नया सूबा बन सकता है। तो क्या इतनी ज़्यादा जो यकीन दहानी खान साहब ने कराई है, तो इसका मतलब है कि जुलाई अगस्त या जब भी इंतखाबात होंगे तो ये 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी 3 जगह पे, पंजाब असम्बली में, सेनेट में हो सकता है हो जाए, और कौमी असम्बली में। सेनेट में कैसे हो सकता है?
हो जाती है यार, तुम्हें पता ही है कि सेनेट में बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत क्या ये फैसला कर लेगी कि इस सूबे के 2 टुकड़े कर दिए जाएं? क्या प्रैक्टिकलिटीज? मेरा नहीं ख्याल कि प्रैक्टिकली किसी तो भी किसका दिल खुश किया जा रहा है फिर? सर, जिन्होंने ज्वाइन किया उनको भी पता है ऐसा नहीं होगा। हाँ। ठीक है, जिन्होंने करवाया मतलब जिनकी तरफ आए हैं उनको भी पता है ऐसा नहीं होगा। अभी तो टॉफ़ी देनी है ना आवाम को कि भाई बस 100 दिन, और अवाम ने ये टॉफ़ी कबूल कर ली होगी। एग्जैक्टली, जाहिर है अवाम के पास कोई चांस नहीं, है। मज़े की बात है, जो लोग गए हैं पीटीआई में, जिन्होंने जनूबी पंजाब महाज बनाया है, आपको पता है कि वो किस कदर जनूबी पंजाब के हक में थे। नजरियाती और कमिटेड लोग, नजरियाती और कमिटेड, मतलब बचपन से उनकी स्ट्रगल यही थी। लेकिन आपको पता है अवाम भी बड़े तेज होते हैं। अच्छा, 2013 से ऐन पहले हाँ, यूसुफ रजा गिलानी साहब और सब ने कहा जी कि अब अगर हम पावर में आए तो जनूबी पंजाब सूबा बने ही बने। इब के, हाँ, उसके बाद हुआ क्या था? जनूबी पंजाब से पीपल्स पार्टी का सफा है। बिल्कुल, ये रिस्पॉन्स एग्जैक्टली। अब कि भाई हम आप वादा फरदा भी यकीन करने को तैयार नहीं है, प्रैक्टिकल बात होनी चाहिए। हो गई तो ये बात तो मालूम है वोटर। लेकिन इमरान साहब के तो सारे वोटर्स भी और उनके जो साथ आसपास वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि जनाब आप चेक करिएगा, सुबह बन जाएगा। हाँ, देखिएगा आइन में जो शरायत है उसके साथ ना। सर देखें, वो जिस तरह वज़ीर आज़म बनने का सोच रहे हैं उसी तरह सुबह भी बन ही जाएगा ना। मतलब तंज मिजाज की चूंकि गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। तंज तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा भाई, इस दफ़ा तो पूरे चांसेस। आपको शक है क्या? नहीं, मुझे 100 दिन वाले पे पक्का शक है कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, जिसकी वजूहत आपने भी बता दी। ब्रेक ले लीजिए। जनाब, आम खाएगा आम, मौसम तो आने ही वाला है और आम भी आ चुके हैं। रमज़ान आम भी आ चुके हैं अभी तो, लेकिन क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा वो होते हैं तो वो आपको याद होगा एक आम खाएगा आम, और ये वो इस तरह, और बच्चे जो है किफ़ालत में दिए जाएंगे और मोबाइल उछाले जाएंगे, और उसके बाद जब तक गिराए जाएंगे, दोशीदा पकौड़ा लेके आएगी तो आपका रोज़ा तिलमिला उठेगा। तो वो ये सारी चीज़ें रमज़ान ट्रांसमिशन में जो कुछ होता था उस बारे में ख़ासी बातें होती थी कि क्या ये क्या हो रहा है। क्रिकेटर्स भी, फिल्म स्टार्स भी, वो होता था कि एक होता है बल्कि कि रमज़ान में जो है ना यक क्रिकेटर जो है ना वो इस्लामी बातें शुरू कर दे, उसके साथ ही अदाकार भी वो नहीं असर तो होता है। हाँ, तो लेकिन इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कुछ हुआ है सर? हाँ बिल्कुल हुआ है। आपके और हमारे दोस्त पैमरा के ये जो है जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहतरम, इन्होंने पैमरा के ज़ाब्ता अखलाक पे अमल दरामद से मुतल्लिक़ मुकदमे की जो समाअत की उस दौरान उन्होंने कई अहकाम जारी किए। मसलन ये कि रमज़ान मुबारक के दौरान सर्कस की तरह नज़र आने वाले प्रोग्राम, या ये टर्म बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, सर्कस की तरह नज़र आने वाले प्रोग्राम नशर ना किए जाएँ, यानी जैसे नीलाम घर है या फिर लॉटरी या जुए का जिसमें एहतमाल होता हो, उस तरह के तमाशे ना किए जाएँ, भले वो हज और उम्रे के टिकट जीतने के लिए ही के नाम पे ही हों। बिल्कुल। अच्छा, तमाम चैनल 5 वक्त अजान नशर करें। इस दौरान अदालत ने पैमरा से पूछा कि आप ज़रा बताएं कि जो कितने चैनल हैं 117 में से जो इस वक्त 5 वक्त अजान नशर कर रहे हैं, तो पैमरा के जो डायरेक्टर ऑपरेशंस थे उन्होंने बताया कि साहब सिर्फ 3 हैं चैनल्स, लेकिन अब लाजिम है कि तमाम चैनल्स ये करें कम अज़ कम दौरान रमज़ान। और अदालती हुक्म में ये भी कहा गया है कि इफ्तार से 5 मिनट पहले कोई इश्तिहार ना चलाया जाए, उसकी जगह दुआएं और दुरूद शरीफ जो है उसका बुर्दा शरीफ हो जाए, हाँ, जो भी इस तरह की है। तो अच्छा, ये बहुत ही वो है कारी एक ज़रब है कमर्शलिज्म पे कि 5 मिनट जो है इफ्तार से 5 मिनट पहले वो पूरे साल में सबसे गंभीर वक्त होते हैं एडवर्टाइजर्स के लिए और चैनलों के लिए भी, और फिर उसकी जो आमदनी होती है। फिर जस्टिस साहब ने मकबूल टीवी मेज़बान हैं जिनमें डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, साहिर लोधी साहब, फ़ाद मुस्तफ़ा भाई और वसीम बादामी भाई समेत
तो उनसे ये कहा कि या तो वो सहर व इफ्तार की नशरियात में माह मुक़द्दस का वक़ार मलूज़ रखें, बसूरत दीगर ताहयात पाबंदी के लिए तैयार रहें। खासी सख्त ये हुक्म है। अच्छा, फिर आगे उन्होंने फरमाया कि क्रिकेट मैचों में आप गैर मुल्की माहिरीन को माहिराना तबसरों के लिए बुलाते हैं और फ़नकारों और क्रिकेट के खिलाड़ियों को टीवी शोज़ में मजहबी मौज़ूआत पे बुलवाया जाता है। तो उन्होंने तजवीज़ किया कि सिर्फ़ PhD मजहबी उलमा उनको मजहबी मौज़ूआत पे गुफ्तगू के लिए मदऊ किया जाए और इस बाबत PTV के जो चैनल्स हैं उनके लिए अलहदा से हिदायत जारी की जाएगी। फिर आगे चल के उन्होंने फरमाया कि अगर इदारों के बारे में हसास इदारों से शायद हसास इदारे थे, अगर इदारों के बारे में गुफ्तगू सेंसर हो सकती है तो मज़हब मुखालिफ गुफ्तगू सेंसर क्यों नहीं हो सकती। अब पता नहीं किसी टीवी चैनल पे इस तरह का कोई प्रोग्राम हुआ था आपको याद होगा, एक निजी चैनल के ऊपर कंट्रोवर्सी आई थी, पैमरा ने वार्निंग्स भी इशू की। अच्छा, और फिर उन्होंने कहा कि कैसी अजीब बात है कि हम्द, नात और तिलावत कलाम पाक को म्यूज़िक के साथ नशर किया जाए। हाँ, ये खासी संगीन सूरत हाल है। अच्छा, ये ज़ाहिर है ये अहकाम जारी किए और इससे उम्मीद है कि रमज़ान इस दफ़ा का जो है वो जो कान फट जाते थे और हिजानी कैफियत और एक हिजानी कैफियत हो जाती थी, शायद उससे निजात मिल जाए। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के वकील हैं अली ज़फ़र जी, उन्होंने अदालत से कहा कि जी तमाम चैनल्स आइन और पैमरा का जो ज़ाब्ता अखलाक है उसके मुताबिक चल रहे हैं। मुनासिब होगा कि अदालत इन प्रोग्रामों के बारे में कोई उमूमी जर्नल ऑर्डर देने की बजाय पैमरा के ज़ाब्ता कार पे मुकम्मल अमल दरामद के अहकाम दे दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब था, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये है कि जिस तरीके से होता रहा है माजी में, और हम सब आप तनकीद करते रहे हैं रमज़ान ट्रांसमिशंस पे, ख़ास तौर पर बहुत सी ऐसी ट्रांसमिशंस पे जहाँ कोई एब्नॉक्सिस जो सर्कस किए उन्होंने वो किए, वो नहीं होना चाहिए। रमज़ान एक मुक़द्दस महीना है, हमें नहीं उसमें मुझे कभी कभी मुझे ह्यूमिलिएशन का पहलू भी नज़र आता था कि मसलन आपने जो है पूरा क्राउड जमा कर लिया तो अब आप उनकी तरफ इनामात उछाल रहे हैं। हाँ, या ये है कि आप उनसे अजीब व गरीब सवालात पूछ रहे हैं जिनका उस महीने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आउट ऑफ वे जाके चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। और एक सेक्शन में उलमा बैठे हुए हैं, एक सेक्शन में कोई और है, एक सेक्शन में वसीम अकरम साहब जो हैं वो दौड़ दौड़ के माइक के साथ कुछ कर रहे हैं, तो एक अजीब कोई नकलें उतार रहा है, जबरदस्त किस्म का जो है तो सिलसिला होता था। इस सारे उस पर ना थोड़ा सा रमज़ान का एहतराम जो है मलूज़ खातिर रखना चाहिए मेरे ख्याल में। तो बहरहाल तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला, बहरहाल इसमें एक जो इख्तलाफी वो है वो यही है जो अली ज़फ़र साहब ने उठाया कि अमूमी अगर आप हुक्म दे देंगे तो उससे कन्फ्यूजन भी पैदा हो सकती है। नहीं, लेकिन क्या कन्फ्यूजन पैदा होगा, जहाँ जिन चैनलों पे सर्कस हो रहा है उन्हीं पे असर पड़ेगा ना। बिल्कुल, अब डॉन पे होता है। मैं उसका यही जवाब देना चाह रहा था कि मेरे ख्याल में अगर अमूमी होगा तो सब केयरफुल रहेंगे। हाँ। बजाय इसके कि आप कहते हैं कि अगर पैमरा की जहाँ तक बात है, पैमरा का ज़ाब्ता इखलाक तो खैर उसका क्या कहिए, तो वो तो बेचारा पैमरा खुद बेचारा ज़ाब्ता अखलाक पाबंदी करवा देता तो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को इतनी जहमत क्यों करनी पड़ती। बिल्कुल। तो और ये है कि खुसूसन मजहबी ऐसे मजहबी मामलात पर जिनमें अगर कहीं इख्तलाफ है उनको भी ज़ेर बहस नहीं लाना चाहिए। रमज़ान में ऐसा नहीं होता। हाँ, हारमनी का महीना है। और PhD, अब मुझे नहीं पता कि PhD कहाँ से आएंगे उलमा जो हैं, खैर वो ठीक है, लेकिन मसला ये कि लुब्बे लुबाब शायद ये है कि रमज़ान जैसे महीने को शोदागिरी से अलग रखा जाए और सुकून से उसको ऑब्ज़र्व कर ले जो उसकी ज़ाहिर रूह भी है। भारत जनाब आज के लिए इतना ही। कल कॉलिंस डे है, दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।